नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य बेहतर व्यक्ति के निर्माण के माध्यम से बेहतर राष्ट्र का निर्माण। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को किया संबोधित। राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष सहित विधायकों ने स्वामी विवेकानंद को दी श्रद्धांजलि। उच्चतम न्यायालय ने तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर लगाई रोक। बीच का रास्ता निकालने के लिए बनाई गई समिति। और प्रधानमंत्री ने कोविड टीकाकरण को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से की चर्चा। 16 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य बेहतर व्यक्ति के निर्माण के माध्यम से बेहतर राष्ट्र का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री ने दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में युवाओं की समझ, उनके निर्णयों और सोच के विकास को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रही है जिसमें युवाओं को बेहतर अवसर प्राप्त हों। आज जो देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है, उसका भी बहुत बड़ा फोकस बेहतर इंडिविजुअल्स के निर्माण पर है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। ये पॉलिसी युवाओं की इच्छा, युवाओं के कौशल, युवाओं की समझ, युवाओं के फैसले को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। आज देश में एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है जिसकी तलाश में अक्सर हमारे युवा विदेशों का रुख करते थे। वहां की आधुनिक शिक्षा, बेहतर एंटरप्राइज अपॉर्चुनिटीज, टैलेंट को पहचानने वाली, सम्मान देने की वाली व्यवस्था उन्हें स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती थी। अब देश में ही ऐसी व्यवस्था हमारे युवा साथियों को मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं, हम प्रयासरत भी हैं। स्वामी विवेकानंद के एक कथन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्भीक, निर्मल हृदय, साहसी और नई उम्मीदों से भरे नौजवान ही वह आधारशिला है जिस पर महान राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी जी युवाओं और उनकी शक्ति पर पूरा भरोसा करते थे। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान स्वामी शारदानंद जी का ही है। साथियों, ये स्वामी जी ही थे जिन्होंने उस दौर में कहा था कि निडर, बेबाक, साफ दिल वाले, साहसी और आकांक्षी युवा ही वो नींव हैं जिस पर राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और युवा कार्य तथा खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भी युवा महोत्सव को संबोधित किया। युवा संसद प्रतियोगिता के 3 विजेताओं ने भी कार्यक्रम के दौरान अपने विचार रखे। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित विधायकों ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी और उनके कार्यों को याद किया। विधानसभा परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि
स्वामी विवेकानंद के विचारों ने संपूर्ण समाज को एक नई दिशा दी है। स्वामी जी का संदेश उठो, जागो और ध्येय की प्राप्ति तक रुको मत सदैव देश और दुनिया के युवाओं को प्रेरित करता रहेगा। राज्यपाल ने कहा कि स्वामी जी के विचार आज भी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं। के लिए और युवा वर्ग के लिए विशेष तौर पर बहुत ही गर्व की बात है कि उन्होंने देश के नौजवानों को जो संदेश दिया था कि देश को अगर कोई शक्तिशाली बना सकता है तो वो युवा पीढ़ी ही बना सकती है। उधर बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी युवा दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की प्रमुख वक्ता पद्मश्री डॉक्टर निवेदिता रघुनाथ भिड़े, उपाध्यक्ष विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी थीं। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए जीने का तरीका सिखलाया। हमें यही सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। कोई स्वामी विवेकानंद को पढ़ता है वो ये जानता है कि स्वामी विवेकानंद में सारी सकारात्मकता है। जीवन के जो चुनौतियां होते हैं वो चुनौतियां को झेलना, उनको स्वीकारना और वो स्वीकारते हुए एक पुरुषार्थ से जीवन जीना, सार्थकता जीवन में प्राप्त करना, इसके सूत्र स्वामी विवेकानंद उनके विचारों से हमें देते हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए पुरस्कारों की घोषणा भी की गई। उच्चतम न्यायालय ने तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। अदालत ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बने गतिरोध को हल करने और बातचीत का रास्ता निकालने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन भी किया है। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जो लोग इस गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तव में इच्छुक हैं, वे इस समिति के समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे। उच्चतम न्यायालय की ये पीठ संसद द्वारा पारित 3 नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि प्रदर्शनों के कारण नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के प्रति हम गंभीर हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गठित की गई समिति कोई आदेश पारित नहीं करेगी और न ही किसी को दंड देगी, बल्कि वह अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में समिति न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत इस महीने की 16 तारीख से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक चरण में पहुंच रहा है। श्री मोदी कल शाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे थे। इस वर्चुअल बैठक में उन्होंने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की और टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किए जाने को लेकर विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने कहा कि देश में बनी 2 वैक्सीन के आपात उपयोग को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि 4 और वैक्सीन विकसित की जा रही हैं। जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है, और जब और वैक्सीन आ जाएगी तो हमें फ्यूचर का प्लान करने में
वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को ये टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 3 करोड़ लोगों का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी और राज्य सरकारों को कोई खर्च नहीं करना होगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कोविड वैक्सीन से हो सकने वाली किसी भी तरह की प्रतिकूल प्रतिक्रिया से निपटने के प्रबंध किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के भीतर और बाहर कुछ स्वार्थी तत्व टीकाकरण को लेकर अफवाहें फैलाने का काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण के दौरान अफवाहों के खिलाफ कारगर व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। देश के विभिन्न हिस्सों में बर्ड फ्लू की मौजूदा स्थिति पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस बारे में रूपरेखा तैयार की है, जिस पर तत्काल अमल करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्रियों ने बैठक में टीकाकरण को लेकर कुछ मुद्दों और चिंताओं का उल्लेख किया, जिनके समाधान के तरीके बैठक में स्पष्ट किए गए। देश में कोविड-19 संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.49% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में संक्रमित लोगों की संख्या कोविड-19 संक्रमितों की कुल संख्या का सिर्फ 2.07% रह गई है। मंत्रालय ने कहा कि इस समय भारत में कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर 1.44% है, जो दुनिया की सबसे कम दरों में से एक है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण की जांच के लिए 8,97,000 से अधिक लोगों के परीक्षण किए गए हैं। वहीं प्रदेश की यदि बात करें तो प्रदेश में इस दौरान 30,113 लोगों में संक्रमण की जांच की गई। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 853 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से सर्वाधिक रायपुर जिले के हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रायपुर में 133 लोगों में कोरोना के संक्रमण का पता चला है। वर्तमान में प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के 8,550 सक्रिय मामले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग जिले में 268 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने दुर्ग भिलाई के प्रवास के दौरान रिसाली में 30 बिस्तर वाले अस्पताल को तत्काल शुरू करने और रिसाली में ही आउटडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही रिसाली के 30 बिस्तरों वाले इस अस्पताल को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में विस्तारित भी किया जाएगा। उन्होंने यहां उद्यान निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की मंजूरी भी दी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता से राय लेकर विकास का खाका तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने रिसाली नगर निगम के नवीन कार्यालय भवन का शुभारंभ भी किया। उन्होंने इस कार्यक्रम में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत हितग्राहियों को पट्टों का वितरण किया। केंद्र सरकार की कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना के तहत मुंगेली जिले के भी 3 अस्पतालों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। मुंगेली के जिलाधीश PS एल्मा ने बताया कि योजना के तहत अस्पतालों को मुख्य रूप से कई मापदंडों पर परखा जाता है, जिसमें अस्पताल का रखरखाव, सफाई, कचरा प्रबंधन, संक्रमण नियंत्रण और सहायक सुविधाएं जैसी बातें शामिल हैं। इसकी जांच के बाद रैंक निर्धारित किया जाता है। कलेक्टर ने कहा कि पुरस्कार मिलने का श्रेय जिले के स्वास्थ्य कर्मियों को जाता है। गौरतलब है कि इस योजना के तहत लोक स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए मानकों के अनुरूप सेवाएं मुहैया करवाने वाले अस्पतालों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाण पत्र और नगद राशि दी जाती है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य बेहतर व्यक्ति के निर्माण के माध्यम से बेहतर राष्ट्र का निर्माण। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को किया संबोधित। राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष सहित विधायकों ने स्वामी विवेकानंद को दी श्रद्धांजलि। उच्चतम न्यायालय ने तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर लगाई रोक। बीच का रास्ता निकालने के लिए बनाई गई समिति। और प्रधानमंत्री ने कोविड टीकाकरण को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से की चर्चा। 16 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।